नमस्कार। आज हम कंप्यूटर की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि ये जो फ़ोन है, लैपटॉप है, यहाँ तक कि कार का सिस्टम, ये सब चलते कैसे हैं? इन सब के पीछे ना एक मास्टर कंट्रोलर छिपा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, या जिसे हम ओएस कहते हैं। आज की हमारी जो ये चर्चा है, इसका आधार है ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर एक बहुत ही जानी-मानी किताब, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। हम इसी के जरिए समझेंगे कि ये ओएस आखिर करता क्या है, कैसे ये कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हमारे बीच एक पुल जैसा काम करता है। लक्ष्य साफ है, ओएस के मुख्य काम क्या हैं, उन्हें समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक लेवल पे ओएस क्या है? एक हार्डवेयर मैनेजर है ना, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क ड्राइव्स। हाँ, बिल्कुल। ये सारी चीजें ओएस के ही इशारे पर काम करती हैं। और एक दिलचस्प बात इसमें यह है कि सिस्टम 2 मोड में चलता है। एक होता है यूजर मोड और दूसरा कर्नल मोड। यूजर मोड और कर्नल मोड, ये सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं। इसका मतलब क्या है आम भाषा में? ये असल में सुरक्षा के लिए है। सोचिए, यूजर मोड वो जगह है जहां आपके रोजमर्रा के ऐप्स चलते हैं, जैसे वेब ब्राउजर हो गया या कोई गेम। ये ऐप्स ना सीधे सीधे हार्डवेयर से बात नहीं कर सकते, उन्हें ओएस के जरिए जाना पड़ता है। लेकिन जब ओएस को खुद कोई ज़रूरी या नाजुक काम करना होता है, जैसे मेमोरी को मैनेज करना है या किसी हार्डवेयर डिवाइस से सीधे इंटरैक्ट करना है, तब वो कर्नल मोड में चला जाता है। ये मोड ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा सुरक्षित भी। ये बंटवारा सिस्टम को स्टेबल रखता है, गड़बड़ होने से बचाता है। अच्छा। और हाँ, जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम चलता है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। इसका काम ही यही है कि ओएस को मेमोरी में लोड करे और सिस्टम चालू हो जाए। ओके, तो ये मोड एक तरह की सेफ्टी लेयर हो गई। ठीक है, हार्डवेयर संभल गया। अब उन सारे प्रोग्राम्स का क्या जो हम एक साथ चलाते रहते हैं? ओएस ये कैसे तय करता है कि भाई पहले कौन चलेगा बाद में कौन? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। यहीं पर ओएस का प्रोसेस मैनेजमेंट वाला काम आता है। देखिए, हर चलता हुआ प्रोग्राम टेक्निकली एक प्रोसेस कहलाता है। ओएस इन सभी प्रोसेसेस का हिसाब रखता है। और आजकल तो मल्टी कोर प्रोसेसर होते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। तो ओएस क्या करता है, वो एक प्रोसेस को भी और छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकता है। इन्हें थ्रेड्स कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये थ्रेड्स सचमुच एक साथ चल सकते हैं। एक साथ मतलब पैरेलल में? हाँ, पैरेललिज्म। इसी से मल्टीटास्किंग इतनी स्मूथ होती है। कौन सा प्रोसेस या कौन सा थ्रेड कब सीपीयू इस्तेमाल करेगा, ये ओएस की शेड्यूलिंग तय करती है। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं जैसे एक रेस्टोरेंट का मैनेजर हो, जो तय करता है कि किचन में कौन सी डिश पहले बनेगी। कुछ काम ज्यादा जरूरी होते हैं, जैसे कोई रियल टाइम वीडियो कॉल चल रही है, उसे प्रायोरिटी मिलेगी। कुछ काम इंतजार कर सकते हैं। ये शेड्यूलिंग वाला कॉन्सेप्ट तो काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब इन सब कामों के लिए, प्रोसेस और थ्रेड्स के लिए मेमोरी तो चाहिए होगी। मैंने ये वर्चुअल मेमोरी के बारे में बहुत सुना है, ये क्या चीज़ है? खासकर तब जब मान लीजिए रैम कम है 8 GB और प्रोग्राम 10 GB का चलाना है। हाँ, वर्चुअल मेमोरी ये ओएस की सबसे स्मार्ट ट्रिक्स में से एक है। कह सकते हैं ये एक तरह का भ्रम पैदा करता है। भ्रम? कैसा भ्रम? भ्रम ये कि कंप्यूटर के पास असल में जितनी रैम है, उससे कहीं ज्यादा मेमोरी है। ओएस क्या करता है, वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ रैम में नहीं रखता। वो प्रोग्राम के सिर्फ उन हिस्सों को रैम में रखता है जिनकी फिलहाल जरूरत है। बाकी हिस्से हार्ड डिस्क पर रहते हैं। अच्छा। और जैसे ही किसी ऐसे हिस्से की जरूरत पड़ती है जो रैम में नहीं है, ओएस तेजी से उसे डिस्क से उठाकर रैम में ले आता है और शायद किसी पुराने हिस्से को डिस्क पर भेज देता है। इसे डिमांड पेजिंग कहते हैं। ओह, तो मतलब कम रैम में भी बड़े प्रोग्राम चला सकते हैं इसकी वजह से? बिल्कुल, हाँ। डिस्क थोड़ी धीमी होती है रैम के मुकाबले, तो परफॉर्मेंस पे हल्का असर पड़ सकता है, लेकिन ये मल्टीटास्किंग को मुमकिन बनाता है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ओएस डिजाइन में। समझ गया, ये तो वाकई स्मार्ट मैनेजमेंट है स्पेस का। अब डेटा स्टोर करने पर आते हैं। हम सब फाइल्स बनाते हैं, फोल्डर्स में रखते हैं, बड़ा आसान लगता है। पर डिस्क पर तो सब बिखरा हुआ डेटा होता होगा ना, उसे ओएस कैसे संभालता है? हाँ, डिस्क लेवल पर देखें तो वो बस 0 और 1 का खेल है, ब्लॉक्स हैं। यहीं पर ओएस हमें फाइल सिस्टम की सुविधा देता है। ये उस उलझी हुई दुनिया को हमारे लिए आसान बनाता है। ये डिस्क के स्टोरेज को फाइलों और फोल्डरों के एक व्यवस्थित पेड़ जैसे स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज कर देता है, जिसे हम ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी कहते हैं।
इससे हमें अपनी फाइलें ढूंढना, नाम देना, डिलीट करना, ये सब बहुत आसान हो जाता है। और डेटा की सेफ्टी का क्या है? अगर हार्ड डिस्क खराब हो जाए तो? उसके लिए भी ओएस लेवल पर इंतजाम होते हैं। जैसे रेड टेक्नोलॉजी है, रेड का एक लेवल है रेड 1, जिसे मिररिंग भी कहते हैं। इसमें ओएस क्या करता है, जब भी आप कोई डेटा सेव करते हैं वो उसे एक ही समय में 2 अलग-अलग हार्ड डिस्क पर लिखता है। 2 डिस्क पर एक साथ। हाँ। मिरर कॉपी। तो अगर एक डिस्क फेल भी हो जाए, आपका सारा डेटा दूसरी डिस्क पर एकदम सुरक्षित रहता है। ये एक तरह का रियल टाइम हार्डवेयर बैकअप है जो ओएस मैनेज करता है। ये तो बहुत ही जरूरी फीचर है, खासकर इंपॉर्टेंट डेटा के लिए। अच्छा, आजकल कंप्यूटर अकेले तो काम करते नहीं है, सब नेटवर्क से जुड़े हैं, इंटरनेट है, इसमें ओएस का क्या रोल है? नेटवर्किंग भी ओएस की एक कोर जिम्मेदारी है। आप जब ब्राउजर में किसी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं, मान लीजिए google.com, हाँ, तो वो नाम मशीन नहीं समझती। मशीन को चाहिए आईपी एड्रेस, वो नंबरों वाला पता। ओएस ही पर्दे के पीछे डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम सर्वर से बात करके उस नाम को उसके संगत आईपी एड्रेस में बदलवाता है। ओहो, तो ये काम भी ओएस ही कर रहा है बैकग्राउंड में? हाँ जी, इसके बिना तो इंटरनेट चलेगा ही नहीं। और सोचिए, ऑफिस वगैरह में हम नेटवर्क पर फाइल शेयर करते हैं, एनएफएस जैसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, नेटवर्क फाइल सिस्टम। इनकी मदद से आप किसी दूसरे कंप्यूटर की फाइलों को ऐसे एक्सेस कर सकते हैं जैसे वो आपके अपने ही कंप्यूटर पर हों। ये सब ओएस की नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज की वजह से मुमकिन है। वाह, मतलब वेबसाइट खोलने से लेकर फाइल शेयरिंग तक ओएस हर जगह है। एक और शब्द है जो आजकल काफी सुनने को मिलता है, वर्चुअलाइजेशन। इसका क्या मतलब है ओएस के संदर्भ में? वर्चुअलाइजेशन भी एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा मतलब है एक ही फिजिकल मशीन पर, एक ही हार्डवेयर पर कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ चलाना। एक ही मशीन पर कई ओएस, जैसे विंडोज पे लिनक्स चलाना? हाँ, बिल्कुल, बिना कंप्यूटर रीस्टार्ट किए या ड्यूल बूट किए। ये एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से होता है, जिसे वीएमएम यानी वर्चुअल मशीन मॉनिटर या फिर हाइपरवाइजर कहते हैं। ये हाइपरवाइजर हार्डवेयर रिसोर्सेज को, जैसे सीपीयू टाइम, रैम, डिस्क स्पेस, इनको अलग-अलग वर्चुअल मशीनों में बांट देता है। हर वर्चुअल मशीन को लगता है कि उसके पास अपना डेडिकेटेड हार्डवेयर है। अच्छा, इसका इस्तेमाल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, सर्वर कंसोलिडेशन के लिए और आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग में तो बहुत ही ज्यादा होता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, हाँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का अदृश्य लेकिन सुपर हीरो मैनेजर है हमारे कंप्यूटर का। हाँ, कह सकते हैं। ये हार्डवेयर को काबू में रखता है, सॉफ्टवेयर को चलने की जगह देता है, मेमोरी और स्टोरेज का इतना कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट करता है और हमें नेटवर्क और इंटरनेट से भी जोड़ता है। मतलब ये सारी जटिल चीजों को हमारे लिए एकदम आसान बना देता है। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम थोड़ा भविष्य की तरफ देखें तो ये सोचना बड़ा दिलचस्प है। जैसे जैसे अरबों डिवाइस इंटरनेट से जुड़ेंगे, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी कहते हैं, हाँ, या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी बिल्कुल नई कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी सामने आएंगी, तो इन नए तरह के माहौल के लिए, इन नई ज़रूरतों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का डिज़ाइन कैसे बदलेगा, कैसे विकसित होगा? तो ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, इस पर शायद फिर कभी बात करेंगे। अगली बार तक सोचते